ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का खास शो मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों पर हम करते हैं चर्चा, और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पवन जी, शुक्रिया सर। तो चलिए पवन जी से हम बात करें, उससे पहले आपको बता देते हैं आज किन खबरों पर हमारा फोकस रहने वाला है। पहली खबर सरकार के उस बयान से जुड़ी है जिसमें फ्री राशन में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने की बात हुई है। इस पर चर्चा करने वाले हैं हम, और जानेंगे कि इसका गेहूं की कीमतों पर किस तरह का असर पड़ेगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के उस फैसले पर होगी चर्चा जिसने दुनिया भर के बाजारों पर आज असर डाला है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटा दी हैं। अब इसका इंपैक्ट भारत के सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट रेट्स पर कितना पड़ने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी खबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने भारत को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अगली खबर WTA से होगी, जहां WTA के कई प्रभावशाली सदस्य देशों ने भारत से बड़े सवाल पूछे हैं। और इसके बाद टैक्स कलेक्शन के एक आंकड़े पर हम बात करने वाले हैं जो बताता है कि सरकार लक्ष्य से कितनी दूर है। और अंत में IPOs को लेकर के जो चल रहा है बाजार में, जो बस क्रिएट हुआ है, और एक और IPO आने की तैयारी में। NTPC ग्रीन ने IPO के लिए सेबी में ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। तो IPO के बाजार पर नजर डालेंगे, कुछ IPOs पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले खबर, फ्री राशन स्कीम के तहत मिलने वाले राशन में गेहूं की वापसी होने वाली है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन में गेहूं की सप्लाई फिर से शुरू करने पर विचार हो रहा है। 2 साल पहले गेहूं के कम उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इस स्कीम के तहत गेहूं की जगह चावल की सप्लाई को बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि गेहूं की सप्लाई को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक पर नजर डालें तो स्टॉक को लेकर वैसे हालात नहीं है जैसे 2-3 साल पहले हुआ करते थे। 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक सिर्फ 251 लाख टन दर्ज किया गया है, और पिछले साल इस दौरान 260 लाख टन स्टॉक था, और 2021 में यह आंकड़ा 518 लाख टन हुआ करता था। तो पवन सर, हम अगर देखेंगे गेहूं को वापस आते हुए स्कीम के तहत, आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं, इसे कैसे समझाना चाहेंगे? प्रियंका, बात पूरी तरह से समझ में आई नहीं। देखिए, ये बात ऐसे उठी है कि कल भारत सरकार ने कहा है, सेक्रेटरी ने क्लेरिफाई किया कि इस तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं जहां पे गेहूं को हम फिर से फ्री राशन के तहत उसमें शामिल करेंगे। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ग्रे एरिया हैं, और जब आपके पास पूल में वैसे ही अगर मात्रा कम हो तो उसमें अगर ये आप राशन में बांटते हैं तो उसका खुले बाजार में गेहूं पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर मोटे तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ये आपको देखने में एक सिंपल लग सकता है, लेकिन कल को अगर बारीक तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बाजार में, जहां पे बाजार में जो सामान्य कंज्यूमर है उसके लिए गेहूं की कीमतें अगर बाजार में अगर उठ जाएंगी तो फिर सरकार उसका क्या निदान निकालेगी, ये देखना अभी बहुत दिलचस्प होगा। तो अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से देखना चाहेंगे तो ये कोई अभी इसमें समझना बाकी हो गया अगले 1-2 और स्टेप्स क्या होंगे। जैसे भारत सरकार ने कहा है कि साहब इसको तो हम 1 अक्टूबर से लागू करना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर से लागू करना चाहते हैं, तो उसके बाद अभी जो गेहूं का जो सेंट्रल पूल है उसमें जो कमी है, जैसे भारत सरकार के पास अगर इनफ क्वांटिटी हो तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब पहले से ही दबाव में है, जब गेहूं की क्वांटिटी को लेकर के उसमें इस व्यवस्था को लागू करना वो कितना बेहतर रहेगा, उसका क्या असर होगा, पहली नजर में तो ये लगता है कि शायद बाजार में इसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कीमतें अगर उठेंगी तो कंज्यूमर को दिक्कतें आएगी। तो पहली नजर में विश्लेषण इसका इसी तरह से वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं असर की, वो असर दिखने भी लगा है पवन सर। कल ही खाद्य सचिव ने ये बयान दिया और आज दिल्ली में गेहूं की कीमत 1% जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसका असर, आप जो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि इसका असर कीमतों पर पड़ेगा, यानी ले दे करके जो रोटी खाता है उसकी जेब पर भार बढ़ने
वाला है। चलिए अब अगली खबर लेकर आते हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार रात को वो फैसला ले लिया जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में सीधे 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। फेडरल रिजर्व की तरफ से कहा गया है कि महंगाई घटने को लेकर उनका भरोसा बढ़ा है, जिस वजह से ब्याज दर में कटौती ये वो कर रहे हैं। अब संभावना बढ़ गई है कि इस साल के अंत तक फेडरल रिजर्व की तरफ से एक और 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हम देख सकेंगे और अगले साल भी 100 बेसिस पॉइंट कटौती की संभावना बन रही है। अमेरिका में ब्याज दर घटने के बाद अब भारत में भी उम्मीद बढ़ गई है कि रिजर्व बैंक भी रेपो रेट कटौती की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए रिजर्व बैंक की बैठक 7 से 9 अक्टूबर के दौरान होने वाली है। पवन सर, अब जो है और आरबीआई से बार बार ये बयान भी अब आने लगा है कि जो इन्फ्लेशन का, महंगाई का जो एक उन्होंने आंकड़ा दिया था वहां से वो कंफर्टेबल पोजीशन पर भी दिख रहे हैं। 4% से वो नीचे जो है वहां पर हम महंगाई भी नजर आ रही है। और अब यूएस की तरफ से एक बड़ा कदम जिसकी एंटिसिपेशन थी बाजार को, जो उन्होंने उठा लिया है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये है कि आगे भी वो रेट कट और करेंगे। तो अब लग रहा है कि भारत में भी हम रेट कट सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे। भारत में पहले एक बात प्रियंका मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये इंतजार इस बात का किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे उन्होंने ये संकेत दिया कि इस बार कटौती हुई, कुछ और कटौती होगी अगले 6 महीने के दरमियान। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फेड ने कहा है वो ये कि कोई आशंका उनको आसपास अभी दिख नहीं रही है जिसमें कोई रिसेशन अमेरिका में नजर आए, कोई स्लो डाउन अमेरिका में नजर आए। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। पर आप ये कहेंगे कि साहब ये फैसला लिया क्यों गया, फिर अगर ऐसी बात नहीं थी तो देखिए उनका ना जॉब मार्केट बड़ा खराब चल रहा है, तो जॉब मार्केट को उनको लगा कि साहब इसको बैलेंस करने के लिए, इसमें बैलेंस करने के लिए अभी फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की जरूरत है। इससे जो जॉब मार्केट है अमेरिका में वो स्टेबलाइज होगा। अब आप जो दूसरी बात जो आपने की कि भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने देखा कि शेयर मार्केट ने किस तरह से इसका स्वागत किया है। जो लोग जो निवेशक बाहर पैसा लगाते थे वो शायद उनके लिए बाहर भारत में रास्ता बनेगा। लेकिन 2 स्टेटमेंट पे आप गौर करिएगा, जैसे आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने कहा और कल अजय सेठ ने जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि साहब बहुत ज्यादा हमें फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, बड़ा रीजनेबल और एक छोटा सा इम्पैक्ट हमारे यहाँ देखा जा सकता है। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या अमेरिका के रेट कट से पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उससे क्या क्यों लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि पहले कुछ और सेंट्रल बैंक्स इस पे ऑलरेडी रेट कट पे फैसला कर चुके हैं। लेकिन आगे चल के जो अमेरिका के का जो फेड रेट कट हुआ है उससे बाकी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट कट करेंगे क्या, तो शायद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि शायद वो आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी क्योंकि हम लोग एमपीसी में एंटर करेंगे, अभी अक्टूबर में हमारी एमपीसी की जब बैठक होगी तो भारत में ब्याज दरों का निर्धारण एक बार फिर से किया जाएगा। वो आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक क्यों माने, अगर सेक्रेटरी ने जो कहा है या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो कहा है, अगर हम उसको अगर क्यों माने तो शायद अभी स्टेबल भी रह सकता है यहाँ पे, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। ओके, सो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रहेगी। इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में नहीं तो अगले वाले में तो फिर से एक बार उम्मीद जागेगी। लेकिन हाँ, अभी जो क्यूज हैं उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्टेटस को भी रख सकती है आरबीआई। अगली खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर। अगर रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो भारत से आयात करने वाले सामान पर अमेरिका की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हालिया चुनाव रैली में अमेरिका भारत व्यापार में भारत को वेरी बिग अब्यूजर कहा। हालांकि ट्रंप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर पहुंच रहे हैं और उनकी यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस समय भी उन्होंने भारत पर दबाव बनाया था कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपना बाजार खोले। पवन सर, ट्रंप की अगर वापसी होती है तो ये जो रिश्ते हैं यहाँ पर, ये आपको लग रहा है खट्टे होते हुए, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ट्रंप का जो रवैया है, उनके जो शब्द है भारत को वेरी बिग अब्यूजर कहना और दूसरी तरफ से मोदी जी की प्रशंसा करना, तो ये जो इनका ड्यूअल नेचर है ये हमेशा से रहा है। और ट्रंप की वापसी भारत की मुश्किलें बढ़ाएंगी क्या?
सबसे पहली बात प्रियंका, आप ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए, वो पॉलिटिशियन है, वो वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आगे आप 2 महीने में रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना। अब 2 चीजें हैं, उनको दोनों को खुश रखना है। पहले मैं इसका विश्लेषण ऐसे करता हूं कि उनको हिंदुस्तानियों से वोट लेना है। हिंदुस्तानी डायस्पोरा वहां पे बहुत नंबर उनका ज्यादा है, उनसे वोट लेना है। इसलिए उन्होंने बोला कि मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। दूसरी तरफ उनको वहां की इंडस्ट्री को सर्व करना है, इंडस्ट्री के हितों को देखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, भारत, इंडिया इज अ बिग अब्यूजर। अब सवाल ये उठता है कि दोनों तरफ उनको कैसे बैलेंस करना है। मुझे बहुत हैरत होती है इस बात जान के कि जो बात वो भारत के लिए कह रहे हैं, कमोबेश वही ट्रेड रिलेशंस चाइना से हैं, कमोबेश वही ट्रेड रिलेशंस वियतनाम से है, कमोबेश वही ट्रेड रिलेशंस उनके मेक्सिको से हैं, लेकिन उनके बारे में कभी वो ऐसी बात नहीं करते। भारत के बारे में जब बात आती है तो भारत को बिल्कुल जैसे रफत कर देने जैसा आप समझ सकते हैं वो होता है। तो ये जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं वो शायद इस पे ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। पर हम ये कह रहे हैं कि केवल भारत के बारे में जब बात आती है तो भारत के बारे में बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। बट एनीवे, अभी वहां पे इलेक्शन होना है और इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन में 2 तरह की बातें वो कह रहे हैं। जब भारत अब्यूजर हो सकता है उसी समय मोदी फैंटास्टिक कैसे हो सकते हैं दोनों, लेकिन उनको दोनों को भी बैलेंस करना है वोट के लिए। इसका एक, अब जैसे पिछला एग्जांपल आप लेंगे, वो कहते हैं कि साहब भारत ड्यूटी लगाता है। अब रेसिप्रोकल बेसिस पे ड्यूटी आप लगाएंगे तो आप आएंगे तो रेसिप्रोकल बेसिस पे आप लगाएंगे, लेकिन जब आप ड्यूटी पूरी दुनिया के वीज़ा-वी अलग कंट्रीज को आप देखेंगे तो भारत सबसे ज्यादा WTO के नियमों का पालन करता है। वो एग्रीकल्चर ड्यूटी का बार बार एग्जांपल देते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ 60% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वहां पे 2% से ज्यादा लोग नहीं है। जो एग्रीकल्चर पे उनके यहाँ एफिशिएंसी है वो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ डिपेंडेंस उस पर ज्यादा है। तो हम एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के लिए मार्केट खोल दें। तो मैं इसको अभी इस तौर पे देखता हूं कि ये, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं पर्सनली इसमें मानता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और अभी वो डिस्परेट नहीं है चुनाव जीतने के लिए। तो इसका जब रेसिप्रोकल बेसिस पे जब ड्यूटी लगेगी तो लगेगी, पर फिलहाल मैं इसको इतना ही मानता हूं कि अगले 2 महीने इंतजार करिए, देखते हैं कि कौन बनता है, उसके हिसाब से तय होगा कि कौन क्या करता है। ओके, सो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, चुटकी के साथ ट्रंप की खबरों को हमें देखना चाहिए क्योंकि चुनावी सीजन जो है। अब अगली खबर, भारत की तरफ से गेहूं और चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर विश्व व्यापार संगठन के 6 प्रभावशाली सदस्य देशों ने भारत से सवाल किए हैं। कुल 40 सवालों में यह भी पूछा गया है कि भारत की तरफ से निर्यात पर पाबंदियों को कब हटाया जाएगा। जिन देशों की तरफ से ये सवाल पूछे गए उनमें अमेरिका, यूके, जापान और कनाडा शामिल हैं। सवालों में भारत की तरफ से किसानों को दी जा रही सब्सिडी के बारे में भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि जब भारत ने गेहूं और चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था तो उस समय भारत से अनाज आयात करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था या नहीं। तो पवन सर, अब बताइए, ये WTO में भारत को लेकर के एक लामबंदी होती हुई नजर आ रही है? नहीं, कोई इसको लामबंदी के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। आप इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह का जो रवैया, इस तरह के जो जेस्चर हैं वो अक्सर WTO में बनते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी पहली बार कहा कि जब WTO को के जो दूसरे देशों के साथ जो WTO के अंदर जो व्यापार होता है, जो उस पर शुल्क लगाई जाती है, जो टैरिफ है, उसमें आप देखिएगा तो भारत बहुत ही लिबरल है उस मामले में, बहुत कम्पिटिटिव है। आप सिर्फ जैसे एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा हट के देता हूं कि जितना ज्यादा होता है, अब अभी इनके तो मन की बात हो जाएगी ना प्रियंका। अभी जब चावल से जो निर्यात हट जाएगा, निर्यात पे जो बैन है वो हट जाएगा, तो तब तो इनके मन की बात हो जाएगी। तो उसके बाद तो जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरे शुल्क की बात कर रहे हैं या दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ आता है, जैसे ये अक्सर अमेरिका हार्ले डेविडसन का एग्जांपल देता है। आप वहां से जब हम लोग आयात करते हैं, ऐसी कई अपॉर्चुनिटी भारत सरकार दुनिया भर के कंपनियों को देती है कि साहब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लांट लगाइए, देखिए यहाँ आने से क्या फायदा होगा, यहाँ आने से रोजगार का सृजन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ पे जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसके अपने फायदे हैं। उसकी बजाय अब ऐसा नहीं है, हार्ले डेविडसन में भी हम लोगों ने 100% से ड्यूटी 50% की, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये बार बार ये बोला जाता है और इस लामबंदी से भारत सरकार को, देखिए मौजूदा सेटअप में भारत सरकार को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए
एक अलहदा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई अभी भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, वो ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम मिल रहे हैं मोदी साहब से। यहाँ पे कल शाम तक तो भारत सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया था फॉरेन मिनिस्ट्री कि हम साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के दबावों के बावजूद इस सरकार में एक स्थिरता है, और इस बात को लेकर कि बहुत हद तक सस्टेन करना, ऐसा नहीं कि तुरंत दबाव में आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि अभी इनके कहने से नहीं होगा, और अभी जब क्योंकि इन्होंने राइस का एग्जांपल दिया तो वो तो खैर अब मतलब वो सवाल ही रिलेवेंट हो जाएगा। राइट, चलिए आप तो अगली खबर की तरफ बढ़े सर। कुछ और आप फिनिश करना चाहेंगे अपनी बात को? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो जो अभी सवाल इन्होंने उठाए हैं तो ये ठीक है, अपनी जगह हो सकता है, पर बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे साथ ट्रेड में, WTO में। तो भारत जब बारी आती है तो WTO में हमारे आसपास बहुत सारी घेराबंदी है, लेकिन हमें जब अपना हित साधना होता है तो अब जब आप साथी ढूंढेंगे उस वक्त में WTO में, तो भारत अकेला लड़ता होता है। ये कई मौकों पे हमने देखा है पिछले WTO की सारी मीटिंगों में। एब्सोल्युटली। चलिए, तो यहाँ पर भी जो है आप यही कह रहे हैं कि लामबंदी तो नज़र आ रही है, लेकिन भारत ने हमेशा इसका सामना किया है। अगली खबर ये आ रही है टैक्स के नंबर्स को लेकर के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान एडवांस टैक्स से जितनी कमाई का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य अब तक करीब 45% पूरा हो चुका है, और इस साल एडवांस टैक्स कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले करीब 23% बढ़ोतरी देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक 4.36 लाख करोड़ के एडवांस टैक्स की उगाही हुई है। एडवांस टैक्स उगाही के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में बेहतरी के संकेत मिल रहे हैं। बावन सर, क्या लग रहा है, सरकार जो है इसको बहुत ही इजीली अचीव करती हुई नजर आ रही है? ये टैक्स के एडवांस टैक्स के नंबर्स तो अच्छे हैं। एक दो चीजें हैं प्रियंका, एक तो इजीली अचीव करना, और दूसरा जो आपने टारगेट किया उसको सरपास करना। देखिए, अभी आप H1 में देखेंगे तो करीब ये 23% से ज्यादा ऊपर है, 23% के आसपास है, 23% तो थोड़ा कम कहिए। देखिए, होता क्या है कि जनरली जैसे फर्स्ट क्वार्टर का जब आप एडवांस टैक्स भरते हैं तो 15 जून से पहले भरना पड़ता है, और आप जब सेकेंड क्वार्टर का आपने भरा तो आपको 15 सितंबर तक भरना पड़ता है। तो जो H1 मतलब फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के डेटा आ गए हैं, इस डेटा में आप देखेंगे तो टोटल एडवांस टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से जो ये टारगेट अचीव करना और उसको सरपास करना, ये ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिखाता क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे खुश क्यों होना चाहिए? खुश इसलिए होना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका ट्रेड बढ़ रहा है, उसका सेल्स बढ़ रहा है। ये ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमी का पहिया उसका चल रहा है, तो ये ज्यादा बड़ी बात है, बजाय इसके गिनने की कि साहब टैक्स ये एक X% हो गया, X+1% हो गया। उससे ज्यादा जरूरी है कि देखिए इकोनॉमी का पहिया लगातार घूम रहा है। इसका जो पहले एडवांस टैक्स भर रहा है, इसका मतलब देखिए सेंटिमेंट ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बेहतर है, प्रॉफिट की गुंजाइश ज्यादा है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो मजबूती के इंडिकेटर्स हैं, रोबस्ट ग्रोथ की तरफ ये इशारा करते हुए हैं, और इसको जैसा कि सर ने कहा कि आपको ये देखना है कि भैया, यानी कि लोग आगे आ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स तभी भर रहे हैं ना जब कमाई हो रही है, तो ये अच्छे नंबर्स हैं। अगली खबर, ग्रीन एनर्जी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनटीपीसी ग्रीन ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल कर दिया है, और आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए का होगा। बजाज हाउसिंग की शानदार लिस्टिंग के बाद शेयर बाजार में इस कंपनी के आईपीओ को लेकर चर्चा बढ़ गई है, और काफी एक्शन आज हमने भी देखा यहाँ पर एनटीपीसी के शेयर में, जबकि ये एनटीपीसी ग्रीन का शेयर जो है वो आएगा थोड़े समय में। आईपीओ को लेकर एक एक्सुबरेंस मार्केट में नजर आता है, और आपको क्या लग रहा है, ये एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी क्या वो बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग और बजाज हाउसिंग को लेकर जो एक यूफोरिया था उसको बीट कर पाएगा? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि जो यूफोरिया में किसी से इसका मुकाबला है कि नहीं है, पर देखिए ये सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी में भी आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसको सरकार ये कह रही है कि साहब जो जिस ट्रेड में आप हैं उसके अलावा आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी में कैसे काम किया जा सकता है, कितनी संभावनाएं हैं, एनर्जी की कई सारी कंपनियां उस तरफ काम कर रही हैं। तो इसका जो एनटीपीसी का देख रहे हैं आप, एनटीपीसी का ग्रीन के आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना अंदाजा है कि इसका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए,
और किसी प्राइवेट कंपनी से इसकी ना भी तुलना अगर करें तो साइज क्योंकि इसका बड़ा है, और मार्केट में भी देखिए बहुत धक्का मुक्की चल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कई बार देख के बहुत हैरत होती है कि इतनी लिक्विडिटी कैसे है, मतलब क्या लोगों के पास इतने कैश पड़े हुए हैं, क्या लोगों के पास इतना लिक्विड मनी पड़ा हुआ है। लेकिन अब है, अब आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने में मार्केट कहां से कहां पहुंचा हुआ है। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं शेयर के लिए, इन शेयर के लिए भी, और आगे जो भी आईपीओ एनर्जी सेक्टर में आने वाली हैं उसमें से गवर्नमेंट की एक दो और आम से जो इस पे बात कर रही है। और आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में कुछ और गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो इस एनर्जी सेक्टर में जो आईपीओ लेकर आ सकती हैं और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। आप देखना ये पड़ेगा कि क्या ये कैसा प्रदर्शन इसका रहता है। आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि प्रदर्शन रहता है, क्योंकि बाकी कंपनियां बेहतर कर रही हैं तो इसके पास भी एक प्लान है, एसेट बेस है, पोटेंशियल है इस कंपनी के पास। तो मुझे नहीं लगता कोई कारण बनता है कि ये शेयर आगे चल के मार्केट में बढ़िया ना करे। ओके, तो अभी आईपीओ को लेकर हम बस भी देखते हैं बाजार में, जैसे ही कोई आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स जो हैं उसको एकदम हाथों हाथ ले रहे हैं, और उस बहती गंगा में एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ पर भी ज़रूर निगाहें रहेंगी। तो पवन सर, आज के शो को मैं वाइंड अप करूं उससे पहले जानना चाहेंगे कि आप खड़े कहाँ, ये तो बता दीजिए। मैं वियना में हूँ। और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है आपके पीछे, एकदम गुलाबी धूप खिली हुई है जी। बहुत गुनगुनी धूप है, हल्की सी ठंड है, आसमान साफ है, बिल्कुल नीला है, एमिशन और पोल्यूशन की मात्रा थोड़ी कम है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, तो एंजॉय कीजिए अपनी यात्रा, एंड थैंक यू सो मच। अब वहाँ से भी पूरे एफर्ट करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस खास शो के लिए। धन्यवाद आपका सर। कल मुलाकात होती है वहाँ से, वहाँ आप यूरोप में, हम यहाँ इंडिया में। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में हम आपसे यहीं लेते इजाजत, कल मुलाकात होती है। ये रंगो रूप